कभी सोचा है कि एक महान साम्राज्य की राख से एक स्वर्ण युग कैसे जन्म ले सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है गुप्त साम्राज्य के उदय की। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे बड़ी से बड़ी उथल-पुथल और अराजकता के बाद भी व्यवस्था और तरक्की का दौर आ सकता है। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, कनिष्क जैसे महान शासकों का जो शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य था वो ढह चुका था और उनके पीछे रह गया था एक गहरा एक खालीपन जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनिश्चितता की एक लहर सी दौड़ा दी थी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस दौर को थोड़ा करीब से देखते हैं। कुषाणों के पतन के बाद भारत आखिर था कैसा? ये अनिश्चितता और उथल-पुथल का एक ऐसा दौर था जहां भविष्य एकदम धुंधला नजर आ रहा था। कुषाणों के जाते ही भारत की हालत एक बिखरते हुए शीशे जैसी हो गई थी। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी जो इसे जोड़कर रख सके। पूरा देश छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बट गया था। एकता की जो भावना थी वो मानो कहीं खो सी गई थी। और देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी राजनीतिक व्यवस्था टूटती है तो उसकी सबसे पहली मार अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। व्यापार के रास्ते सुरक्षित नहीं थे, लुटेरों से भरे हुए थे। खेतों में अनिश्चितता का साया था और आम लोगों के लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। एक समय की जो समृद्धि थी वो अब बस एक याद बनकर रह गई थी। इस राजनैतिक और आर्थिक संकट के बीच जो छोटे छोटे राज्य थे वो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस आपसी लड़ाई ने देश को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया और इन सब के बीच आम लोग पिस रहे थे। शांति तो बस एक दूर का सपना बनकर रह गई थी। लेकिन इसी बिखरी हुई टूटी हुई जमीन पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। एक ऐसी शक्ति जिसने व्यवस्था को वापस लाने का बीड़ा उठाया। ये शक्ति थी गुप्त राजवंश, जिसने न केवल भारत को फिर से एक किया बल्कि उसे एक ऐसे स्वर्ण युग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसके बारे में आज भी बात होती है। इस महान साम्राज्य की नींव तो रखी श्रीगुप्त ने, लेकिन इसकी असली ताकत बने चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा का टाइटल लिया और उनकी सबसे बड़ी चाल, उनका मास्टर स्ट्रोक था लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। ये कोई मामूली शादी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा राजनीतिक गठबंधन था जिसने गुप्तों की शक्ति को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, एक ऐसा योद्धा जिनकी वीरता की कहानियां आज भी कहीं सुनी जाती हैं। इलाहाबाद में एक स्तंभ पर खुदे लेख में, जिसे प्रशस्ति कहते हैं, उन्हें 100 युद्धों का विजेता बताया गया है, जो उनकी सैन्य प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत है। समुद्रगुप्त एक असाधारण सेनापति थे। उन्होंने अपनी विजय यात्रा से लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया और दक्षिण के राज्यों पर भी अपना दबदबा कायम किया। उनकी इसी कमाल की स्ट्रेटेजिक कुशलता और जीत की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और उनकी ये सारी उपलब्धियां इलाहाबाद के उसी स्तंभ पर खुदी हुई हैं जो आज भी उनकी महानता की गवाही देता है। समुद्रगुप्त ने जो मजबूत नींव रखी थी उस पर उनके उत्तराधिकारियों, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने एक शानदार इमारत खड़ी की। ये दौर था भारत के स्वर्ण युग का, एक ऐसा समय जब शांति, समृद्धि और ज्ञान विज्ञान अपनी बुलंदी पर थे। इस युग की बौद्धिक चमक का सबसे बड़ा सितारा थे आर्यभट्ट। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में जब दुनिया की कई हिस्सों में गिनती तक ठीक से नहीं होती थी, तब इन्होंने शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे मानने में दुनिया को सदियां लग गई। ये स्वर्ण युग सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं था, कला और साहित्य भी अपने शिखर पर थे। और इस शिखर के सबसे चमकदार सितारे थे महाकवि कालिदास। उनकी रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम आज भी अपनी खूबसूरती और इंसानी जज्बातों को इतनी गहराई से दिखाने के लिए संस्कृत साहित्य की सबसे कीमती धरोहर मानी जाती हैं। गुप्त काल में ज्ञान को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई और इसका सबसे बड़ा प्रतीक था नालंदा महाविहार। ये कोई बस एक मठ नहीं था। सोचिए, ये दुनिया की शुरुआती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में से एक था, एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जहां पूरे एशिया से विद्वान और छात्र सत्य की खोज में आते थे। तो सवाल ये उठता है कि ये गोल्डन एज, ये स्वर्ण युग आखिर मुमकिन कैसे हुआ?
देखिए, इसकी वजह थे 3 बहुत ही मजबूत स्तंभ। पहला, पूरे साम्राज्य में शांति और स्थिरता। दूसरा, जबरदस्त आर्थिक समृद्धि जिसने लोगों को रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठकर सोचने का मौका दिया। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, शासकों का संरक्षण जिन्होंने आर्यभट्ट और कालिदास जैसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का हर मौका दिया। लेकिन इतिहास हमें एक और बात सिखाता है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। समय के साथ साथ गुप्त साम्राज्य को भी अंदर और बाहर से दोनों तरफ से दबावों का सामना करना पड़ा, जिससे आखिरकार इसका पतन हो गया। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि साम्राज्य कैसे बदला। एक तरफ था स्वर्ण युग, जहां विज्ञान, कला, स्थिरता और समृद्धि थी, और दूसरी तरफ था पतन का युग, जहां हूणों के आक्रमण, कमजोर शासक और आर्थिक उथल-पुथल हावी हो गए। ये एक दुखद लेकिन बहुत ही स्पष्ट बदलाव था। देखिए, इस पतन के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये कई मुसीबतों का एक साथ आने जैसा था। बाहर से हूणों के लगातार हमलों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। अंदर सिंहासन पर बैठे शासक धीरे धीरे कमजोर होते गए और केंद्रीय सत्ता बिखरने लगी। नतीजा, राज्य अलग होने लगे और अर्थव्यवस्था ने भी दम तोड़ दिया। भले ही गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक तौर पर अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी जिंदा है। गुप्त काल ने विज्ञान, गणित, कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में जो कुछ भी दिया, उसने न केवल भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। उन्होंने भारत को ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का गुरु बना दिया था। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, महानता स्थायी क्यों नहीं होती? गुप्त साम्राज्य का उदय और पतन हमें इतिहास का शायद यही सबसे बड़ा सबक सिखाता है। शायद हर स्वर्ण युग का अंत होना तय है, क्योंकि यही तो समय का चक्र है।